Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today we are going to cover a very important and interesting topic, dark web और dark net. तो इसे dark web कहे या dark net कहें एक ही बात है और ये important इसलिए है क्योंकि पिछले साल भी एक न्यूज़ आई थी इससे रिलेटेड और इस ईयर में भी एक न्यूज़ है इससे रिलेटेड। पिछले साल क्या न्यूज़ थी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अरेस्टेड कंट्रीज फर्स्ट डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देश का पहला डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव था उसको धर दबोचा, उसको पकड़ लिया। तो ऐसा क्या कर दिया भाई उन्होंने? ऐसा ये कर दिया कि जो नारकोटिक्स ऑपरेटिव थे ये क्या कर रहे थे, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को फॉरेन में बेच रहे थे, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है। और इस इलीगल एक्टिविटी को देखना किसका काम है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने पहली बार तो ऐसा कोई पकड़ा नहीं इंसान, लेकिन इन्होंने देश का पहला डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव को पकड़ा। ऐसे आम नारकोटिक्स ऑपरेटिव को नहीं, ऐसे नारकोटिक्स ऑपरेटिव जो डार्कनेट का यूज करके ये सब काम कर रहे थे उनको पकड़ा। तो हमें जानना पड़ेगा कि डार्कनेट क्या है और इससे एसोसिएटेड कितने चैलेंजेस है और उनका सोल्यूशन क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी न्यूज क्या थी इस साल जो आई रिसेंटली? रिकॉर्ड्स ऑफ 20 मिलियन बिग बास्केट यूजर्स वर मेड अवेलेबल ऑन द डार्कनेट। तो 2 करोड़ बिग बास्केट यूजर्स का जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी डेटा है, उसको डार्कनेट पर अवेलेबल कर दिया गया है। नाउ दिस इज अ प्रिवेसी कंसर्न, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक पढ़ने के लिए, क्योंकि डार्कनेट क्या होता है तभी हमें समझ में आएगा कि ये प्रिवेसी कंसर्न क्यों है, इनका डेटा यहाँ पर अवेलेबल होना कितना बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। ये समझने के लिए हमें इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव समझना पड़ेगा और मैं समझाऊंगा आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कि डार्क नेट क्या होता है। डार्क नेट कहें, डार्क वेब कहें, एक ही बात है। क्या इसके यूजेस हैं? क्या हम इसका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं? क्या हम इसका नेगेटिव यूज कर सकते हैं? जैसे कि हमारी कंट्री में अगर कोई भी लॉ है तो हम लॉ का पॉजिटिव यूज भी कर लेते हैं, लॉ का हम नेगेटिव यूज कर लेते हैं, या हम कहें उसका मिस यूज कर लेते हैं। हम दोनों तरीके से उस लॉ का यूज करते हैं। डार्कनेट से क्या एसोसिएटेड कंसर्न है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं ये देखेंगे। और नीड ऑफ द आवर क्या है? देखिए, आप जब भी कोई टॉपिक को अप्रोच करें ऐसे होलसम मैनर में पढ़ें। कैसे कि वो टॉपिक है क्या, क्या उसके यूजेस हैं, क्या कंसर्न है, क्या चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस का क्या सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए और फ्यूचर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। नीड ऑफ द आवर क्या है, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये क्या होना चाहिए, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी टॉपिक को ऐसे अप्रोच करेंगे तो आप जाहिर सी बात है प्री प्लस मेन दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो आप किसी भी टॉपिक को अप्रोच कीजिए तो आपके दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि कैसे मुझे पढ़ना है। माइंड सेट जिसे हम कहते हैं, इस सेट को हम बोलते हैं माइंड सेट। क्या है, क्या यूजेस हैं, क्या कंसर्न्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कंसर्न कहें चैलेंजेस कहें एक ही बात है, क्या सोल्यूशन है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ये सब आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम इसको पूरी तरह से हम कवर करेंगे, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे डार्क नेट के इस कॉन्सेप्ट को। बहुत मजा आएगा, आप बस आराम से देखते जाइए, कुछ लिखना नहीं है आपको, अब बस अपना दिमाग खोलकर आप देखते जाइए। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी फीडबैक आपको लगे आप अपना फीडबैक कमेंट में लिखिए, ताकि प्रेप आईएएस टीम को पता चले कि ये वीडियो कितनी वैल्यूएबल थी या नहीं थी। जैसा भी आपका फीडबैक है मुझे भी आपका फीडबैक पता चले, ताकि मुझे जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़े मैं वहां पर आपके लिए इंप्रूवमेंट भी करूं। और प्रेप आईएएस टीम का केवल एक मोटिव है, यहां पर जो भी टीचर बैठ के, जो भी फैकल्टी बैठ के आपको कोई भी चीज बताए वो क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन देना उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रेप आईएएस टीम का। तो आप इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में अपना फीडबैक देके अपने लिए एक फायदा करें, अपने लिए सहयोग करें। तो आप बस कमेंट कीजिए, आपको जैसे भी ये वीडियो लगे आप अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा भाई, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। चलिए, डार्क नेट को समझने से पहले ये समझते हैं कि इंटरनेट में जो डाटा है, समझिए यहां पर इंटरनेट में जो भी डेटा है वो 3 तरह का डेटा है, आराम से समझते हैं। यूट्यूब पहले कैटेगरी है। यूट्यूब में जो भी डेटा है आप जाइए वहां पर आप आराम से एसेस कर सकते हैं। आप डालिए, मेरा नाम डाल दीजिए तो मैं आ जाऊंगा आपके लिए। प्रेप आईएएस डालिए तो प्रेप आईएएस की वेबसाइट खुल जाएगी, पेज खुल जाएगा। उस पेज पर आप जाइए, जो भी वीडियोस हैं आप आराम से एसेस कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी डेटा है वो पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है, आप जाइए आप आराम से एसेस कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइप का डेटा ये हो गया इंटरनेट पे। दूसरा टाइप का डेटा क्या हो सकता है? ऐसा डेटा जो कि प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, यानी पब्लिक डोमेन में तो है लेकिन आप उसके अंदर देख नहीं सकते। किसी के अकाउंट में कितने रुपए हैं वो जाकर आप देख नहीं सकते जब तक आपको उनका यूजर नेम और पासवर्ड ना पता हो। यानी ये भी एक तरह का डेटा है, पर ये ऐसा डेटा है कि प्रोटेक्टेड डेटा है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा है।
समझ रहे हैं? जैसे कि एसबीआई की नेट बैंकिंग में आप किसी भी एसबीआई अकाउंट में ऐसा नहीं जा सकते कि उनका अकाउंट आपको पता हो और आप जाके ऐसे सर्च करें और आपको सर्च करते ही मिल जाए कि उनके अकाउंट में इतना पैसा है। ऐसा नहीं होगा ना। उनका अकाउंट है तो प्राइवेसी नाम की चीज है, वो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तब उनको अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। यानी डेटा दो तरीके का हो गया, एक डेटा जो आप सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा डेटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा है जो आप अपने यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप एक्सेस कर सकते हैं, बाकी लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक तीसरा तरीके का डेटा होता है जिसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर भी चाहिए और वो स्पेशल टाइप का डेटा होता है, वो फुल्ली इंक्रिप्टेड डेटा होता है, उसको सब कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको जानबूझ के ऐसे छुपाया जाता है ताकि कोई उसको एक्सेस ना कर सके। उसको बोलते हैं, वो कहां पर होता है? डार्क नेट पे होता है, मैं समझाऊंगा। और उसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है जिसमें उस स्पेशल ब्राउजर में जाकर हम सर्च करेंगे तब जाकर वो डेटा मिलेगा, तब भी वो उसको ढूंढने के बाद मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट की दुनिया में तीन तरीके के डेटा अवेलेबल हैं, एक जो आराम से मिल जाते हैं, दूसरा जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, और तीसरा जो जिसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए और स्पेशल ब्राउजर के बाद उसमें स्पेशल इंक्रिप्शन होता है, तब जाकर वो चीज खुलती है। ये कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए, अगर मैं मान लूं कि पूरा आइसबर्ग जो है, 1 सेकेंड, दिख रहा है आप सभी को? अगर मैं मान लूं कि ये जो पूरा आइसबर्ग है ये इंटरनेट में अवेलेबल डेटा है, समझिएगा इस चीज को, ये इंटरनेट में अवेलेबल डेटा है। कुछ ऐसा डेटा है जिसको आप नेकेड आई से देख पाते हो। तो अगर ये आइसबर्ग की टिप है तो आप दूर से भी इस टिप को देख पाओगे, यानी उस डेटा को आपने गूगल में सर्च किया, बिंग में सर्च किया, विकिपीडिया में सर्च किया, वहां पर आपको वो डेटा दिख गया, पूरा डेटा अवेलेबल है। ऐसे डेटा को हम कहेंगे कि वो सरफेस वेब में है। सरफेस वेब का मतलब ये हुआ कि ऐसा वेब एकदम सरफेस पे है, ऐसा डेटा जो है एकदम सरफेस पे है, उसको आपने गूगल, विकिपीडिया, बिंग से जाकर उसको सर्च किया और आपको वो डेटा मिल गया। दूसरे तरीके का डेटा कैसा होगा? वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा होगा, जिसे हम कहेंगे डीप वेब। ये सर्च इंजन ऐसे नहीं ढूंढता है, आपको जाना पड़ेगा वहां पर, ऐसे नहीं सर्च करते कि तुषांत यादव के अकाउंट में कितना रुपए है तो नहीं आएगा वहां पर। आपको मेरे एसबीआई का यूजर नेम पता होना चाहिए, पासवर्ड पता होना चाहिए, तब आप जाके वो नेट बैंकिंग से खोलोगे और तब आपको पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में 0 रुपए है, 0। ठीक है, तो ऐसे नहीं पता चलेगा। यानी डीप वेब में जो भी डेटा है वो प्रोटेक्टेड डेटा है। ठीक है, जैसे उसमें क्या डेटा हो सकता है? जैसे एकेडमिक डेटाबेस हो सकता है, किसके कितने नंबर आए हैं, मल्टीलिंगुअल डेटाबेसेस हो सकते हैं, कन्नड़ में हो सकता है, तेलुगु, तमिल, सब में हो सकता है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिसोर्सेस हो सकते हैं वहां पर, ऑर्गेनाइज रिपोजिटरीज हो सकती हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो सकते हैं, सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपने लिया, उसका यूजर नेम पासवर्ड यहां पर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं सर्च कर सकते तुषांत यादव के पास जो नेटफ्लिक्स का पासवर्ड है, गूगल उसका पासवर्ड बताओ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड्स, आपको चिकनगुनिया है, कैंसर है, निमोनिया है, क्या है, ऐसा रिकॉर्ड जो होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा और वो डेटा जो होगा वो डीप वेब में अवेलेबल होगा। इसको हमने डीप वेब क्यों कहा? क्योंकि सन की रेज, ये सरफेस पे आपको ये दिख रहा था, लेकिन सन की रेज इसको पेनिट्रेट करेगी तो एक डेप्थ तक ही पेनिट्रेट कर पाती है, उसके बाद एकदम सन की रेज वहां तक नहीं जाती, समुद्र के तल तक नहीं पहुंच पाती, वहां पर एकदम डार्क होता है। तो जहां तक सन की रेज पेनिट्रेट कर पाती है वहां तक आप सब लोग देख सकते हैं। क्यों? पासवर्ड और आपके पास यूजर नेम होगा तो आप आराम से इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। इसके नीचे भी एक डेटा होता है जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, कहने का मतलब आप आराम से उसको सर्च नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल टाइप का ब्राउजर होना चाहिए आपके पास, उसके लिए आपके पास स्पेशल इंक्रिप्शन की होनी चाहिए, तब जाकर आप उस डार्क वेब का डेटा एक्सेस कर सकते हो। वहां पर क्या हो सकता है? प्राइवेट कम्युनिकेशन हो सके। अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन करना है हमें तो हमें पूरा कम्युनिकेशन प्राइवेट रखना पड़ता है ना। तो उसके लिए किसका यूज कर सकते हैं हम? डार्क वेब का यूज कर सकते हैं। और इलीगल इंफॉर्मेशन, इलीगल ट्रेड कर सकते हैं यहां से। डार्क वेब का यूज करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किसको पकड़ा? जो डार्क नेट का यूज करके क्या कर रहे थे? यहां पर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को यहां पर बेच रहे थे, इसका यूज करके वो नारकोटिक्स में व्यापार कर रहे थे, तो उनको पकड़ा। तो हमारे पास डेटा नाम के लिए 3 तरह का डेटा है। ऐसा डेटा जो सरफेस पे अवेलेबल है, सरफेस वेब। ऐसा डेटा जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है उसे बोलेंगे डीप वेब। और डीप वेब का ही एक पार्ट है डार्क वेब। डार्क वेब को जानबूझकर छुपाया गया है। डीप वेब में जो डेटा है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप जाकर खोल सकते हैं, है ना, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड हो। लेकिन डार्क वेब का डेटा जानबूझकर ऐसे छुपाया गया है कि उसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होगा और इंक्रिप्शन चाहिए होगा, तब आप जाकर उसको खोल सकते हो। तो भाई ये समझ में आया आपको 3 तरह के डेटा अवेलेबल है।
इंटरनेट पे और कैसे जाकर किसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने समझा कि डार्क वेब या डार्क नेट है क्या? ऐसा पार्ट है जहां पर आप जाकर डेटा इंक्रिप्शन किया गया है, एक स्पेशल ब्राउजर लगेगा, उसको खोलकर आप देख सकते हैं, लेकिन सब लोग ये काम नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं आपको क्या बता रहा था इतनी देर से? ये बता रहा था कि पार्ट ऑफ इंटरनेट, डार्क वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट विच कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू ट्रेडिशनल सर्च इंजन, गूगल, बिंग, इन सब से आप इसको सर्च नहीं कर सकते हो। ये ऐसा पार्ट है इंटरनेट का। दूसरा, इट जनरली यूजेस नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है? डेटा को जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना होता है तो ये भी एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन जो डार्क वेब में डेटा होता है वो क्या यूज करता है? नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो इसको पकड़ा नहीं जा सकता आसानी से। तीसरी चीज, the content on the darknet is encrypted, requires specific browsers such as TOR, the Onion Ring browser। The Onion Ring browser नाम का एक ब्राउजर है, उसका यूज करते हैं हम डार्क नेट को कंटेंट को देखने के लिए। और डार्क नेट का कंटेंट जो होता है वो हाईली इंक्रिप्टेड होता है। आप समझ रहे हैं? पूरी बात आपको समझ में आ रही है? बढ़िया, मजा आ रहा है? बिल्कुल। तो आपने ये तीन चीज समझी। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत होगी तो द अनियन रिंग ब्राउजर है क्या? अगर थोड़ा सा भी आपको क्वेरी है तो मैं आपको ये चीज समझा देता हूं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये ब्राउजर देख रहे हैं, द अनियन रिंग ब्राउजर। अब द अनियन है, अनियन का मतलब क्या होता है? प्याज। प्याज की बहुत ढेर सारी परत होती है, परत होती है प्याज की, आप पील करके निकालते हैं, फिर उसके बाद अंदर की निकालते हैं, अंदर की निकालते हैं। तो द अनियन रिंग ब्राउजर का मतलब ये है कि आप जब भी कोई डेटा यहां पर सर्च करोगे तो किसी और सर्वर से कनेक्ट करेगा, वो सर्वर किसी और सर्वर से कनेक्ट करेगा, वो जाकर किसी और सर्वर से कनेक्ट करेगा, फाइनली जाकर किसी एक सर्वर में डेटा होगा, वहां से डेटा ले आके फिर वो चीज आपको वहां पर देगा। कहने का मतलब एक सर्वर के अंदर, दूसरा सर्वर के अंदर, तीसरा सर्वर के अंदर, चौथा सर्वर, क्या हुआ? अनियन की तरह ये बनने लगा। इसलिए एक स्पेशल टाइप का ब्राउजर यूज होता है, द अनियन रिंग ब्राउजर। ठीक है? आप भी क्या करते हैं, कभी कभी अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, फाइल सेव करते होंगे, कुछ आपको हिडन करना होता होगा तो आप फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर 4 फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, फिर उनके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, ऐसे फोल्डर बनाते जाते हैं और आप कुछ दिनों बाद आप ही भूल जाते हैं कि किस फोल्डर में आपने कौन सा डेटा हिडन किया था। तो ऐसी भी चीजें होती रहती होंगी आपके साथ। तो द अनियन रिंग ब्राउजर का मतलब समझ गए आप कि कैसे डेटा को डेलिबरेटली, जानबूझकर छुपाया गया है और क्यों छुपाया गया है, इसके क्या यूजेस हैं, ये समझने की जरूरत है। तो भाई इसका यूज क्या हो सकता है, डार्कनेट का हम कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, ज्यादातर डार्कनेट का यूज जो करते हैं बाय द जर्नलिस्ट एंड सिटीजन्स ऑफ वर्किंग इन ऑपरेसिव रिजीम। ऑपरेसिव रिजीम का मतलब ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी रिजीम जो अपने जर्नलिस्ट को एकदम दबा कर रखती है, जो अपने सिटीजन्स के ऊपर अत्याचार करती है और वो नहीं चाहती है कि ये सिटीजन्स यूनाइट हो जाएं, इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो सके। भाई कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करेंगे तो कुछ बड़ा दंगा कर सकते हैं। अगर ऑपरेसिव रिजीम ये नहीं चाहती है तो वो चाहेगी कि जितना भी कम्युनिकेशन है वो हो ना पाए इनकी वजह से, तो वो ट्रेडिशनल रूप से उनको बात करने नहीं देगी। तो ये जर्नलिस्ट सिटीजन्स कैसे बात कर सकते हैं आपस में? ये डार्क नेट का यूज करके आराम से बात कर सकते हैं। तो दिस इज जनरली यूज्ड बाय जर्नलिस्ट एंड सिटीजन्स वर्किंग इन ऑपरेसिव रिजीम बाय द रिसर्चर एंड द स्टूडेंट्स टू डू रिसर्च ऑन अ सेंसिटिव टॉपिक। ऐसा डेटा जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस डेटा को बचा कर रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो डेटा गलती से पब्लिक डोमेन में आ गया तो उससे क्या होगा, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो अगर ऐसी रिसर्च कर रहे हैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, तो ऐसे के लिए हम क्या कर सकते हैं, डार्क नेट या डार्क वेब का यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव यूज है सर, पॉजिटिव यूज, ठीक है। बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी फॉर स्टिंग ऑपरेशन। अगर मैंने बताया आपको कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन एकदम आपको सीक्रेट रखना है ताकि कोई भी लीकेज ना हो, तो आप क्या यूज कर सकते हो, हाईली इंक्रिप्टेड डार्क नेट का यूज कर सकते हो। वहां पर अपना डेटा रख सकते हो और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होगी वहां से ही कम्युनिकेशन करेगी और वो स्टिंग ऑपरेशन को एक अंजाम तक ले जाएगी। असिस्ट कंटेंट ब्लॉक्ड बाय लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर लोकल आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने कोई कंटेंट को ब्लॉक कर रखा है, आप वो कंटेंट देख नहीं सकते हैं, तो डार्क नेट की मदद से उस कंटेंट को भी आप देख सकते हैं जिसको इन्होंने जानबूझकर ब्लॉक कर रखा है। तो अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो जनरली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, तो आप जाकर डार्क नेट में जाकर उस कंटेंट को भी एसेस कर सकते हैं। एंड लास्ट, टू मेंटेन द प्रिवेसी ऑफ सेंसिटिव कम्युनिकेशन और बिजनेस प्लान। दो बिजनेसमैन ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जो कि बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको चाहते हैं लीक ना हो कभी, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, डार्क नेट का यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन डार्क नेट का यूज पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने
इलीगल एक्टिविटीज को रोकने वाले, समझ रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में ट्रेड हो रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने फर्स्ट डार्कनेट नारकोटिक्स ऑपरेटिव को पकड़ा था। इसका मतलब डार्कनेट का यूज जो है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमको जानना पड़ेगा कि डार्कनेट के क्या कंसर्न्स है। क्या कंसर्न्स होंगे भाई डार्कनेट का? पहला है अनोनिमिटी। अनोनिमिटी, एक सर्वर दूसरे सर्वर से कनेक्टेड है, तीसरे सर्वर से कनेक्टेड है, वो चौथे सर्वर से कनेक्टेड है, पता नहीं डेटा कहां से आ रहा है। अनोनिमिटी, कौन डेटा निकाल रहा है, कौन उस डेटा का क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अनोनिमिटी है पहला कंसर्न हमारा, ये है। तो पॉजिटिव आपने यूज देख लिए, अब जो नेगेटिव यूज हैं वो हमारे लिए कंसर्न है। पहला कंसर्न क्या है? अनोनिमिटी, कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन कैसा डेटा यूज कर रहा है। दूसरा, हेवन फॉर इलिसिट एक्टिविटीज। हेवन मतलब होता है सेफ प्लेस, हेवन नहीं है, हेवन स्वर्ग नहीं है भाई, हेवन है। हेवन मतलब होता है सेफ प्लेस फॉर इलीगल इलिसिट एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल ट्रेड इन ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इलीगल एक्टिविटीज किसी भी तरीके की हो सकती है, उसका वो सेफ प्लेस है। क्यों सेफ प्लेस है? क्योंकि वहां पर कोई जान ही नहीं सकेगा किसने कौन सा काम किया, और ये बहुत मुश्किल है पकड़ना, लेकिन फिर भी हमारे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा और वो बधाई के पात्र हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? टेक्निकल चैलेंजेस टू एस्टेब्लिश डिजिटल एविडेंसेस इन कोर्ट। अब भैया जाहिर सी बात है, अगर किसी को आपने पकड़ भी लिया तो उसका एविडेंस आपको कोर्ट में देना पड़ेगा, और डिजिटल एविडेंस देना बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चैलेंजेस उसमें आते हैं। अब वो टेक्निकल चैलेंजेस क्या है उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, पर आप ये समझिए कि कुछ ना कुछ टेक्निकल, आप डार्क वेब डार्क नेट से डेटा निकाल रहे हो तो कुछ ना कुछ टेक्निकल चैलेंजेस तो होंगे ही, बिल्कुल। प्रिवेसी एंड एथिकल कंसर्न, 2 करोड़ बिग बास्केट यूजर्स का डेटा आपने पब्लिक डोमेन में, क्या कह रहा हूं, डार्कनेट वाली डोमेन में, जाहिर सी बात है डार्कनेट में अवेलेबल करा दिया, तो वहां पर डार्कनेट में जो भी एसेस कर पाएगा उन सभी डेटा को चुरा लेगा वो, ठीक है। तो प्रिवेसी कंसर्न है। 2 करोड़ लोगों का डेटा अगर वो चुरा सकेगा तो उनकी थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट कर सकेगा, अगर वो डेटा उनको मिल गया, जाहिर सी बात है। यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक एक्सप्लेनर बनाया है, अगर आप एक्सप्लेनर वाली प्लेलिस्ट में जाइए आपको मेरे सारे एक्सप्लेनर वहां पर मिल जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैंने एक्सप्लेनर बनाया था आपको, अगर मैंने वहां पर भी एक बात की थी कि कैसे इलीगल ट्रेड होता है डार्क वेब में, वहां पर क्रिप्टो करेंसी का यूज होता है। कैसे भाई? क्रिप्टो करेंसी किस पर बेस्ड थी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, उसको भी पकड़ना बहुत मुश्किल है, याद है, वहां पर भी बहुत ढेर सारी एनोनिमिटी है। तो अगर इलीगल ट्रेड हो रहा है तो इन्होंने ड्रग्स दिए और वापस में पैसा लेना है, तो पैसा अगर ट्रेडिशनल रूप से लेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो क्या यूज करें? क्रिप्टो करेंसी का यूज करें। तो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का यूज हो रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि क्रिप्टो करेंसी में जब भी ट्रेड होगा तो हम उस ट्रेड को हम पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड हो रहा है तो उस पर सरकार टैक्स भी नहीं मांग पाएगी, टैक्स इवेजन होगा। तो अगर इलीगल ना होकर इलीगल एक्टिविटी भी हो रही है, उसमें भी ट्रेड हो रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी से अगर ट्रेड हो रहा है तो सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, वो टैक्स नहीं लगा पाएगी उनके ऊपर जिन्होंने ये ट्रेड किया है, तो सरकार का घाटा होगा, टैक्स इवेजन होगा बेसिकली। तो क्रिप्टो करेंसी का यूज करके ये इलीगल ट्रेड भी कर सकते हैं, और डार्कनेट में इलीगल ट्रेड करेंगे तो बहुत सेफ हैं, ये पकड़े नहीं जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अगर ये कंसर्न है तो फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए ये समझना जरूरी है। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, चलिए ये समझते हैं, 1 मिनट। कंट्रोल ओवर फॉरेन बेस्ड कंटेंट प्रोवाइडर्स ऑफ डेटा। तो गवर्नमेंट ने पहला स्टेप ये लिया, उन्होंने सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, सभी इंडिया में जितनी अथॉरिटी है उनको ये कहा कि जितना भी फॉरेन बेस्ड कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं वो जितना भी डेटा दे रहे हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल रखिए, एक नियंत्रण रखिए। दूसरा, मेक लेजिस्लेटिव चेंजेस टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर द साइबर हैकर्स। तो हम अपने लेजिस्लेटिव में, हम अपने लॉ में कुछ ऐसा चेंज करें ताकि हम क्या करें, साइबर हैकर्स को एम्प्लॉय कर सके और इनको इम्यूनिटी दें, जो गवर्नमेंट के लिए काम करे, जो गवर्नमेंट के हित में काम करे। तो देखिए साइबर हैकर्स क्या हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी काम कर सकते हैं, पॉजिटिव भी काम कर सकते हैं। तो हम लॉ में कुछ ऐसा चेंज करें जो हमारे लिए ऐसा काम करें, इन डार्कनेट ऑपरेटिव्स को पकड़ने के लिए हमारी मदद करें। ऐसे साइबर हैकर्स को हमें इम्यूनिटी देनी चाहिए। अगर वो साइबर हैकर्स हैं तो ऐसा नहीं उनको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं तो हमें उनको इम्यूनिटी देनी चाहिए। हमें अपने लॉ में जो भी लॉ हैं उनमें चेंज करना चाहिए ताकि इन साइबर हैकर्स को हम इम्यूनिटी दे पाएं, ताकि वो हमारे लिए काम कर सके और ऐसे डार्कनेट में जो भी जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो सकती हैं उनको पकड़ने में हमारी हेल्प करें। ठीक है, CDAC और CSIR ने मिलकर एक डार्कनेट बेस्ड साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड इंटरफेरेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात की है।
ये क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी को मॉनिटर करेगा। यहाँ पर डार्कनेट में जाकर पूरी मॉनिटरिंग होगी, ऐसा ये टेलीस्कोप होगा, डार्कनेट टेलीस्कोप बेस्ड साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड इंटरफेरेंस फ्रेमवर्क, CDAC एंड CSIR, सेंट्रल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप लिया, केरला पुलिस हैव एस्टेब्लिश्ड अ स्पेशल डार्कनेट लैब इन साइबर डोम। तो केरला पुलिस ने एक स्पेशल डार्कनेट लैब ही बना दिया है साइबर डोम में। किस लिए बनाया, वहां पर उन ऑफिशियल्स को उन्होंने ट्रेड किया और उन्होंने कहा कि जितना भी डार्कनेट में काम चल रहा है उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग कीजिए, उनको आप कड़ी निगाहों से देखते रहिए, ताकि अगर कुछ इलीगल एक्टिविटी हो सके तो हम उनको पकड़ सकें। तो एक साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमारा कदम है, केरला पुलिस ने जो उठाया है, एक स्पेशलाइज्ड डार्कनेट लैब बनाया है साइबर डोम में। दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया कि डार्कनेट क्या है, क्या उसके यूजेस हैं, क्या कंसर्न है, जो कि हमारे लिए चैलेंजेस है, गवर्नमेंट ने क्या किया। अब हमें ये लिखना है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। तो क्या है भाई नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर ये है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, सभी देशों को आपस में साथ में आना चाहिए, बैठना चाहिए, बतियाना चाहिए, खूब ढेर सारी बातें करनी चाहिए, चाय पीनी चाहिए और साथ में इस बात पे डिस्कस करना चाहिए कि डार्कनेट में अगर ऐसा इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, ये जो हमारे कंसर्न थे उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सके। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खूब ढेर सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साइबर हैकर्स को हमें इम्यूनिटी देना चाहिए, ऐसे लोग बनाने चाहिए जिनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए ताकि ऐसी चीजों को वो पकड़ सकें। तो उनकी कैपेसिटी बिल्ड कैसी होगी, उनको उस चीज में उनको ट्रेंड करना पड़ेगा हमें। तीसरी चीज, हमारे अमेंडमेंट करना पड़ेगा हमें अपने IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में और एविडेंसेस एक्ट में, ताकि हम उस एक्ट को ऐसा बना सके ताकि जो भी साइबर हैकर्स हैं उनको इम्यूनिटी दे सके, ताकि वो हमारी हेल्प कर सके, वो हम उनको यूज कर सके ऐसे डार्कनेट में जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको पकड़ने के लिए। एंड हमें एक कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर भी बनाना चाहिए जो कि साइबर क्राइम से डील कर सके। तो ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ऐसे हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ डार्क नेट एंड डार्क वेब। नाउ यू आर रेडी फॉर 250 वर्ड्स इन मेंस एंड एज वेल एज फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव। तो कुछ ऐसी तैयारी करनी है आपको, कुछ ऐसी तैयारी करनी है आपको, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, आपके पास 250 वर्ड्स रेडी होनी चाहिए उसी समय। आपको पास इतने वर्ड्स होने चाहिए ताकि आपके पास 250 वर्ड्स का मटेरियल हो, कभी कुछ पूछ ले तो भी आपका वहां पर दिमाग काम करे। अगर कहीं पर आपको लिंकेज करना हो, यहां का डेटा कहीं और किसी क्वेश्चन में इनपुट डालना हो, क्रिप्टो करेंसी में कुछ पूछ लिया तो डार्क वेब को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो एक दूसरे टॉपिक को आपको इंटरव्यू करना आना चाहिए। तो कुछ ऐसा पढ़ना है आपको, पढ़ने का तरीका डेवलप करना है आपको, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट बनना है, सबसे अलग बनना है, आपका आंसर सबसे अलग लगना चाहिए। आपको रेडी रहना है सर, वहां पर हर एक क्वेश्चन आप सोचकर वहां पर आंसर लिख सको ये संभव नहीं है, लेकिन आपको कुछ मटेरियल आपका रेडी होना चाहिए ऑन दी हैंड ताकि आप तुरंत लिख सको उस चीज को। तो आपको हर टॉपिक को अप्रोच आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। क्या है वो टॉपिक, क्या यूजेस है उस टॉपिक के, क्या कंसर्न है, चैलेंजेस है, क्या सोल्यूशन होने चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने सोल्यूशन लिए, और नीड ऑफ द आवर, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सिंपल, बस इन चीजों पर आप ध्यान रखिए, आप किसी भी टॉपिक को सही अप्रोच से पढ़ेंगे। आई होप कि मैंने आपको डार्कनेट का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है एंड आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।